नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कल देश का बजट पेश होना है। अब ये लेखानुदान होगा, यानी कि लेखानुदान के जरिए घोषणाओं से इतर सिर्फ एक अमाउंट तय होगा, या फिर ये अंतरिम बजट होगा, या फिर सौगातों से भरा हुआ सियासी बजट होगा, ये कल तय होगा। क्योंकि माना जा रहा है कि फरवरी में आम चुनाव की आचार संहिता लग सकती है और उससे पहले आ रहे इस बजट के जरिए केंद्र की सरकार क्या संदेश या सौगात देगी, इस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। हालांकि हर बार की तरह इस बार बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण नहीं आया, लेकिन बजट से पहले द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जारी किया गया। इसमें कहा गया कि जीडीपी ग्रोथ 7% के आसपास रहेगी। अगले 3 सालों में $5 ट्रिलियन जीडीपी की उम्मीद जताई गई। वहीं 2030 तक अर्थव्यवस्था $7 लाख करोड़ की हो सकती है, यह अनुमान दिया गया। इसमें भारत के दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद भी जताई गई। साल 2024 तक विकसित, माफ कीजिएगा 2047 तक विकसित भारत की दिशा की तरफ भी इशारा किया गया। लेकिन सवाल यह है कि कल का बजट कैसा होगा, क्या क्या बजट में शामिल होगा। सिर्फ 3 महीनों का लेखानुदान होगा जिसमें कोई घोषणा नहीं होगी, या फिर घोषणाओं से भरा हुआ एंट्रीम बजट होगा जिसके जरिए नजर लोकसभा चुनाव पर होगी। आज बात इसी मुद्दे। सबसे पहले आपको बताते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण आया नहीं तो आया क्या, द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू। तो इसमें क्या क्या है इसको एक बार तेजी से समझ लेते हैं। इसमें बताया गया कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 7% से ज्यादा बढ़ सकती है। साल 2030 तक अर्थव्यवस्था $7 लाख करोड़ की हो सकती है, यह अनुमान फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जताया है। अंतरिम बजट से पहले पिछले 10 सालों की प्रगति, मौजूदा चुनौती और आने वाले सालों में इकोनॉमी की दिशा का खाका पेश किया गया। मंत्रालय ने एक दस्तावेज द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू जारी किया, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से यह रिव्यू की प्रस्तावना में जारी किया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर बी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि काफी संभावना है कि इंडियन इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 24 में 7% या इससे ज्यादा की ग्रोथ दर्ज कर सकती है। कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर 25 में भी 7% ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। अगले वित्त वर्ष में ऐसा हुआ तो कोविड महामारी के बाद इकोनॉमी में 7% से ज्यादा वृद्धि दर्ज करने का लगातार चौथा साल होगा। इससे पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में कितना दमखम, ये भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। दस्तावेज में कहा गया है कि अगले 3 सालों में $5 ट्रिलियन के जीडीपी के साथ भारत के दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद है। हालांकि सरकार ने साल 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक सुधारों के जारी रहने से यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2025 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7% के करीब रह सकती है और साल 2030 तक ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा रहने की संभावना, यानी कि अगले 6 सालों तक अगर भारत 7% से ज्यादा की रेट से ग्रोथ करता है तो फिर $5 ट्रिलियन हो या फिर $7 ट्रिलियन, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस पर बात करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा, ये आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आमतौर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है। हम भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे। इस बार एक दिशा निर्देशक बातें लेकर के देश की वित्त मंत्री निर्मला जी हम सबके सामने कल अपना बजट पेश कर। तो प्रधानमंत्री को आप सुन रहे तो उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई पूर्ण बजट तो नहीं आएगा, और वो तो कंफर्म नहीं आएगा, लेकिन लेखानुदान आएगा या फिर इंटरिम बजट आएगा, सवाल ये है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता आरपी विजय जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी और प्रोफेसर एनडी माथुर जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। एनडी माथुर जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर, जरा बताइए, लेखानुदान पेश होगा या इंटरिम बजट पेश होगा, और अगर इंटरिम बजट पेश होगा तो आपको क्या लग रहा है कितना इसका साइज हो सकता है
और किस सेक्टर को टारगेट किया जा सकता है? देखिए, वोट ऑन अकाउंट और अंतरिम बजट में जो फ़र्क मैं महसूस करता हूँ, एक वोट ऑन अकाउंट में जो है वो 3 महीने का पैसा ले लिया जाता है खर्चे का, लेकिन घोषणाएं उनसे बचा जाता है। जबकि इंटरिम बजट जो है उसमें घोषणाएं की जा सकती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और उन घोषणाओं को जो पूर्ण बजट जब बनता है उसमें शामिल किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और 4 स्तंभ की बात आ जाई है, युवा शक्ति और नारी शक्ति और गरीब और किसान। मैं समझता हूँ आने वाला जो अंतरिम बजट है इन 4 पर फोकस करेगा, जिससे क्योंकि चुनावी माहौल भी है और ऐसे में चुनाव के समय में लोक लुभावन योजनाएं भी आ सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है। और उनको आगे उनको पूर्ण तो बजट में शामिल वोट ऑन किया जा अकाउंट सकता की है। कोई संभावना नहीं है। इंटरिम बजट है और ऐसा ही कहा गया। और इंटरिम बजट और पूर्ण बजट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि खर्चा जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। लेकिन सर, अगर वोट ऑन अकाउंट अगर इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसके कुछ नियम तो होंगे ना कि भाई किन परिस्थितियों में इसको लागू करना है, किन में नहीं करना है, कितने महीनों के लिए अगर आप बजट ला रहे हैं तो आपको लागू करना है। होती है उस समय घोषणाओं की बात नहीं होती है। वोट ऑन अकाउंट तब लिया जाता है जब समय बहुत कम हो और सिर्फ खर्चे के लिए आपको पैसे की जरूरत है और उसके लिए आपको विधानसभा समय तो सर 1 महीने का भी नहीं है, माना जा रहा है कि फरवरी में ही आचार संहिता लग जाएगी, तो इंटरिम बजट आना चाहिए। भाई फरवरी में आचार संहिता लग जाएगी जो कहा जा रहा है। जी। तो 1 महीने का भी टेक्निकली बजट नहीं है जिसमें आप कुछ कर पाएंगे, तो इंटरिम बजट आना चाहिए। क्योंकि चुनाव का समय मैं समझता हूँ कि इसलिए कि घोषणाएं कैसे की जाए, अगर इंटरिम बजट का नाम नहीं लिया जाएगा तो इसलिए घोषणाओं करने के लिए नाम देना। आरबी विजय जी, आपको तो जानकारी होगी सर, क्योंकि कई जगह मैंने देखा, मैंने बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स को भी सुना, जो लोकसभा के अंदर पैरवी करते हैं उनको भी सुना, ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वोट ऑन अकाउंट आ रहा है या इंटरिम बजट आ रहा है। आप इसको स्पष्ट कर पाएंगे? विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो फर्स्ट इंडिया राजस्थान के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, अभिवादन। आपने ये सही पूछा है कि इंटरिम बजट है या वोट ऑन अकाउंट्स है। इन माय ओपिनियन जो मैंने पढ़ा है सब जगह, वो ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। वोट ऑन अकाउंट्स के साथ भी हम कुछ जो रिक्वायर्ड होते हैं, वोट ऑन अकाउंट्स किसके लिए लिया जाता है, कुछ काम करने के लिए लिया जाता है, या तो बेसिकली दोनों चीज़ों में बहुत अंतर नहीं है। बट फुल फ्लेश बजट नहीं है, पूरी घोषणाएं नहीं होगी, जो भी रिक्वायर्ड घोषणाएं होगी वो सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी। तो इसलिए मेरा तो मानना यह है कि दोनों वोट ऑन अकाउंट्स कर दो या इंटरिम बजट कर दो, बात एक ही है। कुछ घोषणाएं जरूर होती है, चाहे वोट ऑन अकाउंट्स होती हैं, वो भी घोषणाओं के लिए ही लेता है बजट, अगर कोई भी लिया जाता है। नहीं, लेकिन सर दोनों में अंतर है ना भाई। अगर वोट ऑन अकाउंट आप लेकर आ रहे हैं तो एक तो खर्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, दूसरा जो जनता से जुड़ी सीधी योजनाएं हैं उनका बजट का प्रावधान करने के लिए आप लेकर आ रहे हैं। देखो, नई घोषणाएं थोड़ी ना होती है वोट ऑन अकाउंट। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप देख लें 2013 के अंदर जो बजट आया था, 14 के अंदर जब चुनाव आता तो वो एक तरीके से पॉपुलस बजट था। उसमें सारी घोषणाएं हुई थी, सबको पता था कि सरकार किसकी बनेगी, किसी को पता नहीं था। डिस्पाइट दैट उस समय पूरी घोषणाएं हुई थी। और उसके बाद में ये जरूर है कि मोदी जी ने जो अपना 2019 का जो लेके आए थे बजट, उसके अंदर कोई पॉपुलस बजट नहीं लेके आए थे, वही वोट ऑन अकाउंट्स है, बट उसमें भी कुछ घोषणाएं हुई थी। तो इसलिए घोषणाएं होना तो लाजमी है, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बहुत बड़ी उसमें घोषणाएं नहीं हो सकती, क्योंकि आने वाली सरकार उस बारे में पूरा बजट पेश करके अपनी घोषणाएं करती है। अच्छा, क्योंकि आप सीए भी है, जरा बताइए ना बजट साइज क्या हो सकता है इंटरिम बजट का? देखो, वैसे देखो बजट की जो साइज है वो अपन मानते हैं कि 40-45 लाख करोड़ का होता है, बट इस समय जो बजट आएगा वो तो बहुत, मेरे को लगता नहीं है कि उस हिसाब का आएगा। 7-8 लाख का बजट आ सकता है इस समय। और सरकार के हर महीने के खर्चे कितने में, ये सिर्फ कैलकुलेट करना चाह रहा हूं कि भाई, क्योंकि जो भी बजट आएगा अभी वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने के लिए आएगा, अप्रैल मई जून, अगर मैं गलत नहीं तो सर। हाँ जी, हाँ जी, 3 महीने के लिए आएगा ना सर? जी। तो 7 लाख करोड़ के आसपास अगर हम इसको माने तो आप ये कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ के आसपास सरकार का मासिक खर्चा है। नहीं, खर्चा नहीं है। कई बार क्या होता है कि ये आपको वोट ऑन अकाउंट्स पहले करवा के करना पड़ता है, अगर जब बजट आएगा उसमें मर्ज हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, किसी भी कोई भी परिस्थिति बन जाए तो कोई काम रुके नहीं, उस वजह से ये लिया जाता है। और ये जाके अकोमुलेट हो जाएगा, जाकर के मर्ज हो जाएगा मेन बजट के अंदर, जब भी जुलाई के अंदर जो भी सरकार होगी। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। टाइम से एक्चुअली क्या है कि आप बजट पेश नहीं कर पाते। ठीक है, सपोज करो, कोई, मैं नहीं कह सकता, आने वाले टाइम में कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाए जिसकी वजह से वोट ऑन अकाउंट दोबारा नहीं लेना पड़े, इस वजह से इतना लेकर के चलना पड़ता है। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, क्या लग रहा है आपको, बड़ी बड़ी घोषणाएं कल होंगी क्या? देखिए,
जैसा कि हम देख रहे हैं कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी की जो कार्यशैली है वे निश्चित तौर पर चुनावी रणनीति के लिए काम करते हैं और चुनावी घोषणाएं निश्चित तौर पर करेंगे। और जैसा कि मैं मानता हूं ये अंतरिम बजट है, और जैसा कि विजय जी भी बता रहे थे, मुझे जो जानकारी है उसके हिसाब से देश का जो बजट का जो साइज है वो 80 लाख करोड़ रुपए का है। और सवाल यही है कि अब चूंकि वो जिस तरह की बात कह रहे हैं और राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया है, तो राम राज्य की बात कर रहे हैं, तो राम राज्य में समाज का जो संसाधन है और उसकी संस्कृति है उसका बंटवारा है वो समान रूप से होना चाहिए, लेकिन देश में नहीं है। 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनके लिए कोई योजनाएं नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि इस देश में राम राज्य लाना है तो असंगठित क्षेत्र को प्राथमिकता लाकर उसके लिए योजनाएं बनानी होंगी। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर। बताइए कौन से आपके राज्य के अंदर उनके लिए योजनाएं जहां कांग्रेस राम राज्य लेकर आ गई? भाई जल जीवन मिशन जैसी योजना जिसमें हर घर तक पानी पहुंचना था, उसमें राजस्थान सबसे नीचे के पायदान पर रहा है, और जो करप्शन हुआ वो एक अलग ही लेवल पर हुआ है। और ये चाहे सरकार किसी की भी और कोई सरकार हो, मैंने आपसे क्या कहा कि इस देश में, प्रदेश में, सभी जगह देश की प्राथमिकता आज की डेट में विकास के लिए मुख्य धुरी जो है असंगठित क्षेत्र है जी। इसलिए चाहे वो सरकार किसी की भी हो, आप कांग्रेस तो प्रदीप जी अगर कहें तो मैं आपकी डेजिग्नेशन कांग्रेस प्रवक्ता से हटाकर सामाजिक नेता कर दूं? भाई अगर आप अपनी ही भी सरकार की जिम्मेदारियां नहीं लेंगे और ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस की कहां सरकार में राम राज्य लेकर आ गए, तो फिर भाई कहने में बहुत अच्छा लगता है किसी की भी सरकार हो। कैसे कर सकते हैं जी? मैं आपसे कहना चाहता हूं देश की प्राथमिकता को तय करने की कोशिश कर रहा हूं। सर प्राथमिकता कौन तय करेगा? प्राथमिकता वो तय करेंगे ना जिनको जनता ने प्राथमिकता के साथ चुनकर भेजा है। भाई उसीलिए तो भेजा है ना उनको। की बात है, मुझसे आपने अगर कोई कमेंट करने के लिए कहा है तो मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि देश के असंगठित क्षेत्र के लिए प्राथमिकता से बजट में प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप ये चाह रहे हैं कि कल जो इंटरिम बजट आ रहा है या वोट ऑन अकाउंट जो भी आ रहा है, कल जो आ रहा है उसमें बड़ी बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए। जनता की जरूरत है, जनता की जरूरत से जुड़ी बड़ी घोषणाएं होनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं का नहीं है। मोदी जी की जो कार्यशैली है वो निश्चित तौर पर घोषणाएं करेंगे, ये मुझे पता है। वो चुनावी एग्जाम के लिए काम करते हैं। राम मंदिर का लाभ इन्होंने चुनाव मंदिर के लिए किया है, इसलिए वो चुनावी परिदृश्य को देखते हुए काम करते हैं, योजनाओं पर काम करते हैं। अच्छा होता राम राज्य की बात करते हुए देश में राम राज्य लाने का वो प्रयास करें, न कि सामाजिक विद्वेष फैलाने का। जी नहीं, लेकिन राम राज्य आपकी नजर में है क्या सर, और कहीं है क्या जिसको हम आदर्श मान लिया अभी किसी सरकार में हो कांग्रेस की? राम राज्य तो इस देश में पहले भी था। कारण ये जानना चाहिए कि राम राज्य में क्या कारण रहे कि राम राज्य हमारे देश में नहीं रहा। राम राज्य पहले भी था, सदियों सामाजिक सरोकार था, सांस्कृतिक मेल मिलाप था। तो कारण ये जानने का प्रयास करे मोदी सरकार की राम राज्य नहीं रहने के क्या मुख्य कारण रहे हैं, उन पर चर्चा की जानी चाहिए। तो बताइए जरा 1947 से लेकर और 1990 तक के आसपास की रिपोर्ट बताइए। उस दौरान जो रिसर्च आपने की होगी कि भाई राम राज्य क्यों चला गया, क्या फाइंडिंग आई उसकी? क्योंकि उस समय देश का जो जनसंख्या मापदंड था वो छोटे स्तर का था, और सवाल यह है कि हमने 1947 के बाद में सत्ता प्राप्ति के बाद में हमने सामाजिक बंधुता के माध्यम से विकास की धारा में बहने का काम किया था। हमने समाज को एक कर समाज की प्राथमिकताओं को तय करने का काम किया, समाज को भरोसे में लेकर हमने प्राथमिकता की बात की थी। लेकिन आज वर्तमान परिस्थितियों में सामाजिक विद्वेष फैलाकर, सामाजिक मतभेद पैदा कर, सामाजिक समीकरणों को ठीक है, हम राज करने की कोशिश ठीक है प्रदीप जी, मेरा आज ये मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा सर। सांप्रदायिक हिंसा एवं लक्षित विधेयक 2010-11 ये कांग्रेस की सरकार में इसको बनाया गया था, ड्राफ्टिंग की गई थी। इसको एक बार पढ़िएगा। सामाजिक समरसता की सबसे बेहतरीन नजीर है। वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, क्योंकि मैं बजट पर बात कर रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से एनडी माथुर जी, भाई जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ आरपी विजय जी हैं, वो खुद में सीए भी हैं, वो कह रहे हैं कि लेखा अनुदान और इंटरिम बजट में अंतर नहीं है। अब हो सकता है सरकारें अपनी नजर से कुछ भी कर सकती हैं। आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे 1 या 2 मास्टर स्ट्रोक चले जा सकते हैं मिनिमम बजट के साथ, जिससे यह बताया जाए कि भाई अगर हम 24 में आए, जो कि बीजेपी सोच रही है कि हम आ ही रहे हैं जी, तो उसकी सोच के हिसाब से कि वोट एकदम से साइड में चले जाएं कि अच्छा ये 24 से 29 का विजन है। एक तो आप आकार की बात कर रहे थे, तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास का ये इंटरिम बजट आने वाला है जी।
दूसरी बात, आप अंतर की बात कर रहे हैं, तो मेरा तो अभी यही मानना है कि वोट ऑन अकाउंट सिर्फ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स के लिए लिया जाता है, उसमें घोषणाओं की बात नहीं होती, जबकि इंटरिम बजट में घोषणाएं हो सकती हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म की घोषणा है जो बाद में पूरे बजट में शामिल की जा सकती हैं। तीसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया जा सकता है लोक लुभावन, तो मैं समझता हूँ कि जो आज 4 स्तंभों की बात की गई है, युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब और किसान, तो किसानों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनसे टिल्ट हो सकते हैं वोट, या महिलाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती है, कोई जेंडर बजटिंग की बात आ सकती है जिनसे वोट टिल्ट हो सकते हैं। गरीबों 2014 से सर यही तो हो रहा है भाई, किसान सम्मान निधि इंट्रोड्यूस की गई किसानों के लिए, पिछले इंटरिम बजट में ही की गई थी। हाँ वही कह रहा हूं मैं, 19 में जो इंटरिम बजट आया था उसी में सम्मान निधि आई थी और घोषणा थी वो घोषणा, इट वाज नॉट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जी। और किसानों महिलाओं को जनधन खाते से जोड़ा गया, बेरोजगारों को एमएसपी एमएसएमई और स्वरोजगार योजना के साथ जोड़ा गया। तो ये तो बीजेपी के पहले से आधी निशाने पर जनसंख्या है सब, तो जी। इसलिए ऐसी कुछ स्कीम्स लाई जा सकती हैं जो उस आधी जनसंख्या को प्रभावित कर सकती हैं। जी, तो आपको लग रहा है महिला ओरिएंटेड ये बजट का जो भी युवा और महिला ओरिएंटेड ओरिएंटेड मैं समझता हूँ युवाओं के वोट भी बहुत। प्रदीप जी, फिर तो आपको खुश होना चाहिए सर, जो आप कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारों को ध्यान में रखना चाहिए, युवाओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगर उनको ध्यान में रखते हुए घोषणा होती है तो क्या कांग्रेस वेलकम करेगी या फिर कहेगी कि नहीं ये चुनावी घोषणा है, पहले याद क्यों नहीं आई? विजेंद्र जी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा है कि देश के असंगठित क्षेत्र के लोगों के कल्याण की बात सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार करती है तो हम इसका स्वागत करेंगे, क्योंकि इस देश में असंगठित क्षेत्र की कोई सुनने वाला नहीं है जी। इस देश में उस असंगठित क्षेत्र का पार्ट युवा भी है, महिला भी है, किसान भी है और गरीब भी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज देश में 40 साल से ये सरकार सत्ता में है देश में, और जिस तरह शासन कर रही है, आप देखिए कि आज भी शिक्षा का जो बजट है वो 3% है, जिसमें आज कम से कम 2 से 3% की वृद्धि होनी चाहिए। जहां तक स्वास्थ्य की बात है 4% का बजट है। इतने बड़े देश में इतनी जनसंख्या, आप देखिए कि आज जैसे कोरोना जैसी महामारी से देश निकला है और उसके बाद भी आज हम उस बजट को नहीं बढ़ा रहे हैं। जीवन रक्षक दवाएं जितनी भी हैं उन पर जीएसटी की रेट 12 से 18% है। इस देश में अगर आप चाहते हैं कि गरीबों का कल्याण हो, युवाओं का कल्याण हो, महिलाओं का कल्याण हो, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में इस कर व्यवस्था से देश को राहत देकर के इनको पहल करनी चाहिए जी। सवाल ये बातें करते हैं, लेकिन सवाल है कि अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत बड़ा वर्क किया है कि देश का असंगठित क्षेत्र 90% है जी, जिसकी कोई वाला नहीं है। ठीक है प्रदीप जी, आपके पास आंकड़े अच्छे होते हैं सर। मैं चाहूंगा कि आप एक बार आंकड़ा बताएं, राजस्थान सरकार जब गई दिसंबर में तो राजस्थान पर कितना कर्जा छोड़कर गई, बीते 5 साल में कितना बढ़ा, और जो हम ब्याज चुका रहे थे राजस्थान के अंदर वो अपनी कुल आमदनी का कितना हिस्सा था सर? विजय जी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि इकोनॉमिक का जो सेटअप है उसमें ढांचागत विकास के लिए कर्जा लेना अच्छा होता है, लेकिन मौज मस्ती के लिए अन्य योजनाओं के लिए आप खर्चों के लिए अगर लोन लेते हैं तो वो विनाशकारी होता है, चाहे वो घर का कर्जा हो चाहे वो सरकार का कर्जा हो। सरकार ढांचागत विकास कर्जा लेती है, उससे रोजगार पैदा होते हैं, उससे आपकी आय के साधन बनते हैं। तो फिर ये बताइए कि 2022 के अंदर राजस्थान बेरोजगारी में नंबर 1 पायदान पर क्यों रहा? हमने सड़कें बनाई, हमने अस्पताल बनाए, हमने जिले बनाए, उन जिलों में सारी मूलभूत आवश्यकताओं की हमने व्यवस्था की। तो कर्जा लेना विकास के लिए बढ़िया है। 1 मिनट प्रदीप जी, 1 मिनट लीजिए सर, मेरा टॉपिक ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा जरा 10 सेकंड में बताइए कितने जिलों के लिए कितना पैसा आपने अकाउंट से ट्रांसफर किया है और कितने जिले इस वक्त फिजिबल स्थिति में है? और इसी में चुनाव हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ 33 जिलों में पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई थी, लेकिन नए जिले बनाए गए थे, उनमें चूंकि कलेक्टर लगाए गए थे नए, तो इसलिए प्रक्रिया जारी थी और जो अब नई सरकार करेगी। ठीक है प्रदीप जी, वही सवाल है कि भाई जिस तरीके से चुनाव में जाने से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, क्या देश में वही बड़ी घोषणाएं होनी है या फिर वोट ऑन अकाउंट पेश होना है? आज तो बात यही कर रहे हैं हम लोग, यही तो बात कर रहे हैं सर। आरपी विजय जी, क्योंकि कल भी भाई पैनल का हिस्सा रहेंगे, चाहे आप वोट ऑन अकाउंट लेकर आए, वोट ऑन अकाउंट के साथ जोड़ते हुए कुछ योजनाओं को लेकर आए, या फिर आप इंटरिम बजट ही लेकर आए, जो भी रहेगा, आपको लग रहा है कि उसमें कम से कम सभी को, मैं सभी का मतलब है कांग्रेस का लोकल वर्कर जो है उसको बताया जाए कि क्या होने वाला है। इस खबर पर हम बने रहेंगे।